सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हिंदी माध्यम के लिए समर्पित पूर्णतः संस्थान। प्यारे विद्यार्थियों, अपने यूट्यूब लेक्चर के तहत हमने आपको पहले ही बताया था कि हम कुछ ऐसे विषयों को लेकर चलते हैं जिनकी तथ्य जानकारी के लिए कम भी होते हैं या जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता है और जिसे लोग कम महत्वपूर्ण समझकर छोड़ भी देते हैं। और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोई भी महत्वपूर्ण विषय छोड़ना बहुत ही घातक होता है। यही कारण है कि अपने हिंदी माध्यम के इन विशेष लेक्चर के तहत, और अब हिंदी माध्यम की तैयारी एक आंदोलन है संघ लोक सेवा आयोग को दिखाने के लिए कि भाई ये मैकाले का देश नहीं है, ये हिंदी का देश है और समस्त क्षेत्रीय भाषाओं का देश है। यहां अंग्रेजियत नहीं चल सकता है और अंग्रेजियत चलाने के लिए यहां की भाषाओं को अगर आप हीन समझेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही कारण है कि हम अपने कोचिंग के तहत उन विषयों को उठाते हैं जहां हिंदी माध्यम का परीक्षार्थी हो सकता है कमजोर पड़ रहा हो, और अपने इन्हीं विषयों के माध्यम से मैं उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता हूं जहां विद्यार्थी पूर्ण रूप से या तो कुछ बात उनके हो सकता है समझ में ना आ रही हो या वहां तक वो पहुंच ना पा रहे हैं। इसी केस में आज हम संसदीय प्रक्रिया के तहत कुछ विशेष प्रस्तावों की बात करेंगे। यानी आज हम पॉलिटी के लेक्चर के तहत कुछ विशेष प्रस्तावों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब यह अविश्वास प्रस्ताव है क्या, ठीक है ना, यह जानना बहुत जरूरी है। और यह लाया क्यों जाता है और इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, इसके लिए क्या आवश्यक है, कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके तहत इसको लाया जाता है। अच्छा, ये सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है कि विपक्ष द्वारा लाया जाता है, पेश करने की प्रक्रिया कैसी होती है, इसको अनुमति कौन देता है। देखिए, संसद में जिन भी विषयों पर आपको वर्णन करना है, डिस्कशन करना है, कानून बनाना है, वो जनरली प्रस्ताव के माध्यम से होता है। उसी के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से ही चर्चा, विचार विमर्श, वोटिंग होता है, पारित होता है, विधेयक बनता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, कानून बनता है। यही प्रक्रिया है संसदीय। अब इन्हीं संसदीय प्रक्रिया के तहत एक प्रस्ताव है जिसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो संसदीय लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि संसद जो है, कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ही जो है वो संसदीय लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण है, अपरिहार्य लक्षण है, जिसके बिना आप संसदीय लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। और इसी से संबंधित है अविश्वास प्रस्ताव। आप देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, अगर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत न होता तो अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से ही अविश्वास प्रस्ताव है। कैसे है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ही यह बता रहा है कि यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे
तो सरकार क्या हो जाएगी, तत्काल गिर जाएगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह बताता है कि आप सामूहिक रूप से आपके कार्यों के लिए संसद के प्रति, यानी कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। और यह उत्तरदायित्व तब तक बना रहता है जब तक संसद में उसका विश्वास हो। अगर संसद में उसका विश्वास ना हो, संसद में उसका बहुमत ना हो, तो सरकार तत्काल गिर जाएगी। और उस सरकार को गिराने का जो तरीका है वो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव। ये तो क्लियर हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन के सत्ता पक्ष की ओर से तो नहीं लाया जाएगा, क्योंकि कोई सत्ता पक्ष तो ये दिखाएगा ही नहीं कि मेरा विश्वास है नहीं है। जाहिर सी बात है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विपक्ष के लाने के उद्देश्य कई होते हैं। अब दिखाने में या शब्दशः तो यही लग रहा है कि सत्ता पक्ष, सॉरी, सरकार का जो है वो संसद में अविश्वास, देखने में शब्द यही लग रहा है, अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि कार्यपालिका का संसद में या विधायिका में अब अविश्वास हो गया, यानी बहुमत नहीं रह गया। यही लग रहा होगा, शब्द से यही लग रहा है। लेकिन बात यह नहीं है कि केवल यही लग रहा कि अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, इसके पीछे कई बार ऐसा होता है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार की आलोचना के लिए भी लाया जाता है। कई बार ऐसा होता है जनमत को जागरूक करने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाता है। कई बार यह होता है कि सरकार की कमियों को, सरकार की कारगुजारियों को जनता के समक्ष उजागर करने के लिए भी विपक्ष जो है क्या लाता है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी है 50 सदस्यों का समर्थन हो जाए, और इसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक नहीं है कि आप कारण बताएं, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव सरकार की आलोचना के लिए लाया जाता है। भाई, इसके माध्यम से विपक्ष ये दिखाएगा कि सरकार ये काम गलत कर रही है, सरकार वो काम गलत कर रही है। डिस्कशन होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, आलोचना होता है, खंडन होता है, मंडन होता है। सरकार अपने पक्ष की बात करती है, विपक्ष सरकार के विरोध की बात करता है। तमाम डिस्कशन होते हैं। कई बार तो गाली गलौज तक हो जाता है, कई बार तो मारधाड़ हो जाता है, क्योंकि वे संसद के अंदर कुछ भी हो जाए वो किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। या संसद में बोले गए कहे गए किसी शब्द के लिए वह संसद सदन न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये तो संसदीय विशेषाधिकार है, जो बोल दें आप अंदर। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह हो गया कि वह प्रस्ताव जिसमें सरकार के अविश्वास की बात होती है, सरकार के प्रति। अच्छा, हमारे देश में अनुच्छेद 75(3) के तहत जो कार्यपालिका है, यानी जो सरकार है, यानी जो मंत्रिपरिषद है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। तो जाहिर सी बात है, अगर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी तो है, तो वहां लाया नहीं जा सकता है। कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। यह दिखाने के लाया जाएगा कि सरकार का अब लोकसभा में अविश्वास हो गया, यानी सरकार का बहुमत नहीं रह गया, सरकार अपनी बहुमत खो चुकी है। लेकिन भले ही ये शब्द हो, लेकिन मैंने बताया कि सरकार की आलोचना करने के लिए भी लाया जाता है, सरकार के कारगुजारियों को उजागर करने के लिए भी लाया जाता है। 50 सदस्यों का समर्थन हो गया। अब प्रस्ताव जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी पूरी विश्लेषण करता है कि भाई इसकी जरूरत है कि नहीं, क्या इसकी आवश्यकता है,
क्या इसमें जो बातें निहित हैं वो वास्तव में, अब बताइए जरा सा, अगर सरकार पूर्ण बहुमत से शानदार रूप से चल रही है तो लोकसभा अध्यक्ष एडमिट ही नहीं करेगा। मान लीजिए 50 लोग उसके साथ है न हो तो भी वो एडमिट नहीं करेगा। खैर, अगर लोकसभा अध्यक्ष ने एडमिट कर लिया कि नहीं भाई ठीक है प्रस्ताव ला सकते हैं हम, तो लोकसभा अध्यक्ष के एडमिट करने के 10 दिन के अंदर वो शुरू चर्चा होना बहुत जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो गई। सरकार की तमाम कमियों की झड़ी लगा दिया विपक्ष ने। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने ये गड़बड़ी की, सरकार ने वो गड़बड़ी की, तमाम प्रकार के विवाद प्रारंभ हो जाते हैं। सरकार अपने डिफेंस में, सरकार अपना डिफेंड करती है, ये डिफेंस में है वो ऑफेंस में है, ये रक्षा कर रहे हैं वो आक्रमण कर रहे हैं, ये व्याख्या कर रहे हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं। और ये दिखाने का, अच्छा एक बात और, सरकार, अच्छा उसमें जो भी चीजें बातें उठ रही हैं, जो भी कमियां विपक्ष उठा रहा है, जो भी उनकी कारगुजारियों को बता रहा है, जो भी इनके द्वारा नहीं काम किए गए वो दिखा रहा है, तो इससे जनमत भी तो जागरूक हो रहा है। एक प्रकार से संसद का या विपक्ष का कार्यपालिका पे नियंत्रण का एक माध्यम है अविश्वास प्रस्ताव। और आप ये भी मान के चलिए, और आप ये भी जान जाइए कि एक प्रकार से विपक्ष का अंतिम अस्त्र है। विपक्ष का सरकार के विरुद्ध यह अंतिम अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र। क्यों अंतिम अस्त्र है? क्योंकि अगर ये पारित हो गया तो सरकार गिरना निश्चित है। सरकार बचा नहीं पाएगी अपने आप को, लाख चाह ले। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब ही है कि सरकार का अब बहुमत लोकसभा में नहीं है। सरकार अब लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी है। यानी सरकार को नैतिक उत्तरदायित्व तो नहीं है कि वह गद्दी पर रह सके, और सरकार गिर जाएगी। यानी अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार क्या हो जाएगी? तत्काल गिर जाएगी। यानी कि आप ये माने कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, जिसमें लोकसभा में सरकार के अविश्वास की या सरकार के बहुमत न होने की बात नहीं होती है, वो एक प्रकार से संसदीय नियंत्रण का कार्य करता है। किस पर? कार्यपालिका पर। और यह विपक्ष का अंतिम अस्त्र है, जिसके माध्यम से विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकती है, खंडन कर सकती है, और सरकार के पाखंड को उजागर भी कर सकती है। और अगर यह पारित हो जाए तो सरकार तत्काल गिर जाएगी। ये सरकार, ये ब्रह्मास्त्र विपक्ष का। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी यह भी होता है कि मान लीजिए कि सरकार इतनी पावरफुल है कि उसके पास पूर्ण रूप से बहुमत है। अच्छा, विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं पा रहा है। तो कई बार सरकार अपना लोकसभा में यह दिखाने के लिए कि उसका विश्वास है, यही कारण है कि विश्वास प्रस्ताव भी लाती है। इसी का विपरीत समझ लीजिए, विश्वास प्रस्ताव। कई बार जो है ये प्रश्न भी सिविल सेवा में आ सकते, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार लाती है? तो विश्वास प्रस्ताव। भाई बहुत सारे प्रस्ताव जो जाहिर सी बात है विपक्ष लेके आ रहा है, चाहे वो कार्य स्थगन प्रस्ताव है, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, चाहे वो निंदा प्रस्ताव है, चाहे अविश्वास प्रस्ताव है। ज्यादातर प्रस्ताव आप देखिए कौन ला रहा है? विपक्ष ला रहा है। लाने कोई ला सकता है, विपक्ष ला रहा है। भाई मेन मुद्दा है कि सरकार का खंडन करना। लेकिन कई बार क्या होता है, सरकारें भी यह दिखाने का प्रयत्न करती भैया नहीं, मेरा लोकसभा में बहुमत है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बहुत जरूरी है कि अब उनकी लड़ाई, अब उनका संग्राम बहुत कठिन है। अब उनको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अब उनकी लड़ाई कई दो तरफा है। एक अंग्रेजी मीडियम के
विद्यार्थियों के सशक्त नॉलेज से भी लड़ना है। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग का जो अंग्रेजियत का नियत है उससे भी लड़ना है। यानी आरंभ ही प्रचंड रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से, बहुत ढीला ढीला और एक विधवा एक रोना पिटना करके दिखाकर फेसबुक पे उस पे और आप पीछे हट जाए, ऐसा नहीं करना भाई। चैलेंज को लोगों के मन में केवल पैदा नहीं करना बल्कि अपने मन में स्वीकार भी करना है। चैलेंज को स्वीकार करना कि नहीं, हम करके दिखाएंगे। और हर विद्यार्थियों को अपने आप में एक मिशन के रूप में लेना है कि अगला टॉपर हिंदी माध्यम से होगा। असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो केवल मेरे कहने मात्र से आपको लगे कि ये कह रहे हैं, कहना आसान, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक चीज जरा आप हमें बताइए कि कोई भी विद्यार्थी वहां लिखता है, एग्जामिनर को संतुष्ट करता तभी तो नंबर पा रहा है। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम के टीचर जो है हिंदी माध्यम के कॉपी को चेक कर रहे हैं, ये गलत है, इसको दूर करना पड़ेगा। अगर ये सही है बात कि अंग्रेजी मीडियम के टीचर जो है वो अंग्रेजी का चश्मा पहनकर हिंदी माध्यम का कॉपी चेक कर रहा है, तो वो न्याय नहीं कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो बदलना चाहिए। हिंदी माध्यम का टीचर हिंदी माध्यम का चश्मा पहनकर ही कॉपी हिंदी माध्यम की चेक करे तो ही न्याय हो पाएगा। तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी, पहली बात तो अपने स्तर पे उसको कोई कमी नहीं करना है। बाद की लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे, मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन पहले अपने स्तर पे कोई कमी नहीं होगा। पुराने ढर्रों को, मैं बार बार अपने लेक्चर्स को, पुराने ढर्रों को छोड़िए, गिने चुने किताबों से आंसर लिखने की बात बंद करिए। किसी भी विद्यार्थी मुझे 2-4 किताबें रट के बैठा हुआ है और वही बांच दे रहा है एग्जाम में जाकर, तो जाहिर सी बात, अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला एक ही चीज बोलेगा तो इंग्लिश मीडियम को ही वो पसंद करेगा। आपको कुछ अलग दिखाना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन में धार होना चाहिए, जो अंग्रेजी मीडियम से बहुत आगे हो। मैं अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों का कोई विरोधी नहीं हूं, वो भी हमारे विद्यार्थी बहुत हैं, लेकिन इस समय आंदोलन का समय हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और उन्हें मैं मोटिवेट करूंगा क्योंकि मैं स्वयं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूं। तो कॉन्सेप्ट समझिए, एकमात्र प्रस्ताव जो सरकार ला रही है वो विश्वास प्रस्ताव है। सरकार के माध्यम से जो अपनी बात सरकार दिखाने के लिए भाई मेरा विश्वास है, वो विश्वास प्रस्ताव है। और इस विश्वास प्रस्ताव के माध्यम, ये बार बार पूछता है एग्जाम में कौन सा प्रस्ताव जो सरकार लाती है। यह विश्वास प्रस्ताव सरकार इसलिए लाती है, ये दिखाती कि भाई सदन में मेरा बहुमत है। चर्चा 193 नियम 193 से करा लो जिसमें वोटिंग नहीं हो, 184 से नहीं करेंगे। 193 में जो नियम है उससे वोटिंग नहीं होगा, 184 वाले से वोटिंग होगा। इसलिए कोई सरकार 184 नियम के तहत चर्चा नहीं करवाती, 193 के तहत चर्चा करवाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया, लेकिन विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाई जाए, यह दिखाने के लिए कि लोकसभा में उसका बहुमत है। ठीक है ना? यानी अविश्वास प्रस्ताव का टोटल विपरीत है। जहां अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है सरकार के खंडन के लिए, वहीं विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है सरकार के मंडन के लिए। वह सरकार की आलोचना करता है, यह सरकार का समर्थन करता है। वह सरकार गिराने की बात करता है, कौन? अविश्वास प्रस्ताव। यह सरकार बनाने और बनाए रखने का प्रयत्न करता है। हमें लगता है कि हमारे इस लेक्चर के माध्यम से आप अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव को बखूबी समझ के गए होंगे कि एक विपक्ष द्वारा लाया जाता है यह दिखाने के लिए कि सरकार का बहुमत अब सदन में या लोकसभा में नहीं है।
विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा जाता है कि सरकार का बहुमत सदन में है या लोकसभा में। इसके अलावा एक निंदा प्रस्ताव भी लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव, देखिए ये तीनों देखने में बिल्कुल ऐसे लगेंगे बिल्कुल अगल बगल हैं और ऐसा लगेगा बिल्कुल मिले हुए हैं। निंदा प्रस्ताव भी विपक्ष द्वारा ही लाया जाता है। सरकार के किसी मंत्री द्वारा या सरकार द्वारा किए गए किसी कार्यों की निंदा करने के लिए। अगर अध्यक्ष की अनुमति हो जाती है, इस पर चर्चा हो जाता है और बढ़िया से डिस्कशन प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए एक बात तो तय है कि आजकल संसद, अब जहां संसद का मूल उद्देश्य है कि चर्चा विचार विमर्श के माध्यम से कानून पारित करे और समाज के, देश के प्रश्नों को हल करने का कार्य करे। चर्चा संभव ही नहीं हो पा रही है भाई। ये सब तो उस समय का बात है जब विधिवत कार्रवाई चल रही है, ऐसा तो हो नहीं पा रहा है। आप देख ही रहे जब भी शुरू होता है सदन की कार्रवाई या कोई सत्र शुरू होता है, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, जब भी सत्र आता है तो आप देखिए पहले से विपक्ष की रणनीति बन जाती कि सदन चलने ही नहीं देंगे। करोड़ों रुपए एक दिन का खर्चा है, ये तो किसी को अधिकार ही नहीं है कहने के सदन चलने नहीं देंगे। भाई आपकी जागीर थोड़ो है सदन, जनता की गाड़ी कमाई से ये चल रहा है सदन, तो आपका अधिकार कहां है ये कहने के लिए कि सदन चलने नहीं देंगे? अरे भाई आप विचार विमर्श करो। सरकार अगर गलत कर रही तो अपने बौद्धिक क्षमता के माध्यम से सरकार का मार्ग रोको, सरकार की आलोचना करो, सरकार का चेहरा जनता के समक्ष उजागर करो कि तोड़फोड़ से करोगे। लोकतंत्र बौद्धिक विश्लेषण पर आधारित है भाई। सरकार के चेहरे को उजागर करके दिखाओ ना। मारधाड़ से लोकतंत्र थोड़ा चलता है, ये तो लाठी तंत्र है, ये तो तानाशाही है, ये तो कम्युनिज्म है, ये तो राजतंत्र है। राजतंत्र में ये सब होता है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष अपने बौद्धिक आलोचना प्रत्यालोचना के लिए जाना जाता है। और अगर विपक्ष अपने बौद्धिक उद्वचनों से सरकार के चेहरे को जनता के समक्ष उजागर करे, सरकार का टिकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज के युग में बौद्धिक विश्लेषण का कल्पना ही नहीं किया जा सकता। हाँ, यहां लाठी मार, गाली गलौज, छीना झपटी का कल्पना हो रहा है, हो सकता है। और वास्तव में बता दूं कि अगर बौद्धिक विश्लेषण हो तो सरकार के लिए गलत करना असंभव हो जाएगा, चाहे वो आंकड़ों का कितनी बड़ी बाजी करे। ऐसा हो नहीं पा रहा है। सरकार निर्विघ्न गलत कार्यों को करती रहती। तो निंदा प्रस्ताव इसीलिए लाया जाता है जिसमें किसी मंत्री के कुकृत्यों का, कृत्यों नहीं, कुकृत्यों का या गलत कार्यों का के संबंध में निंदा का प्रस्ताव होता है कि इनके इस कार्य का, इसके इस नीति का हम निंदा करते हैं। हाँ, निंदा प्रस्ताव में और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर है। अविश्वास प्रस्ताव में आपको कारण बताने की जरूरत नहीं कि किसके लिए आप ला रहे हैं, लेकिन यहां कारण बताना पड़ेगा कौन से कार्य के लिए आप इसको ला रहे हैं, माने कौन सा कार्य इन्होंने गलत किया है जिसकी निंदा आप कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से। यानी वहां अविश्वास का विषय नहीं बताना था, यहां निंदा का विषय बताना पड़ेगा कि कौन सा विषय गड़बड़ है जिसके लिए आप ये ला रहे हैं। और अगर अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तो शुरू हो जाएगा डिस्कशन, चर्चा शुरू हो जाएगी, खंडन मंडन शुरू हो जाएगा, जो भी हो। यह भी पारित हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, लोकसभा में सरकार के विरुद्ध कुछ भी पारित हो, यह माना जाएगा कि सरकार का सदन में बहुमत नहीं है, सरकार तत्काल गिर जाएगी। राज्यसभा में ऐसा नहीं होगा, लोकसभा में, क्योंकि सरकार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होता है, सरकार गिर जाएगी तुरंत। ठीक है, यानी आज अपने लेक्चर के माध्यम के तहत हमने अविश्वास प्रस्ताव आपको बताया, विश्वास प्रस्ताव आपको बताया और निंदा प्रस्ताव बताया। इन विषयों को उठाने का क्या मतलब है,
इन विषयों को उठाने का मतलब यह है कि जो मेंशन नहीं कर पाते विद्यार्थी तैयारी के दौरान, जो कई बार उनसे छूट जाता है या जिनको महत्वहीन समझ लेते हैं, इन विषयों को मैं आपके समक्ष लाइट में, प्रकाश में लाता हूं ताकि आप इनको छोड़े ना। एग्जाम में चाहे वो मेंस में आ जाए, चाहे इससे प्रश्न प्री में आ जाए, आप हर हाल में इनको करके आएं। और हिंदी माध्यम की तैयारी तो निश्चित अब जंग हो गई है, इसलिए हर एक एक चीज को हमको पूरे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और आगे के लेक्चरों में मैं ऐसा ही करूंगा और हमेशा उन विषयों को उठाऊंगा जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, साथ साथ में अंग्रेजी माध्यम को भी, ऐसा नहीं मेरी बात है कि उनके लिए नहीं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को विशेष रूप से मजबूत करे ताकि वो बराबरी की लड़ाई पे खड़ा हो सके। देखिए, प्रतियोगिता का मतलब ये ना, प्रतियोगिता का मतलब प्रतिद्वंदिता नहीं होता है। प्रतियोगिता का मतलब है कि दो समान स्तर पे लोग, दोनों लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, तब लड़िए। लेकिन असमान व्यवहार अगर हो तो प्रतियोगिता नहीं होता है। समान व्यवहार हो तब प्रतियोगिता होता है, असमान व्यवहार हो तो प्रतिद्वंदिता हो जाता है, और नहीं तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहां प्रतियोगिता करेंगे, यानी दोनों के साथ समान व्यवहार हो, जो योग्य हो आगे निकले। ठीक है, तो इस प्रकार आज के लेक्चर में आपको बताया। एक नए लेक्चर के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।